हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ITR 2 फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 कैसे फाइल कर सकते हैं ये देखेंगे। ITR 2 फाइलिंग का मैं दो पार्ट्स में वीडियो बना रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम सारे हेड्स कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे फिल करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। एंड सेकेंड वीडियो में हम डिडक्शंस, टैक्स से रिलेटेड जो शेड्यूल्स हैं या अदर शेड्यूल्स हैं वो हम देखेंगे। तो दो पार्ट में ITR 2 फाइलिंग का वीडियो रहेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ITR 2 फाइल करने से के लिए हमें क्या चाहिए? अभी ऑफलाइन यूटिलिटी में ITR 2 अवेलेबल है, तो हमें यूटिलिटी की जरूरत पड़ेगी। डाउन आप इनकम टैक्स साइट पे डाउनलोड्स में जब जाएंगे तो वहां असेसमेंट ईयर 22-23 से रिलेटेड कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी अवेलेबल है ITR 1 टू ITR 4। यहाँ पर आपको क्लिक करना है यूटिलिटी पे और ये डाउनलोड करके सेव करना है। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है आपको प्रीफिल्ड जेसन फाइल चाहिए होगी। तो उसके लिए आपको ई फाइल सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न में आना है एंड डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा पे क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा पे क्लिक करेंगे तो असेसमेंट ईयर आप करंट सेलेक्ट करेंगे 22-23 और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जेसन फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये ऑलरेडी प्रीफिल्ड रहेगी। जो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स साइट पे अवेलेबल है एटलीस्ट वो इंफॉर्मेशन आपकी प्रीफिल्ड हो सकती है यूटिलिटी में। अब जो आपने यूटिलिटी डाउनलोड करी है वो जिप फाइल में होगी। जब आप इसको अनजिप करेंगे तो इसके अंदर तीन फाइल्स होंगी, एक एप्लीकेशन होगी, एक ब्लॉक मैप फाइल होगी और एक जेसन फाइल होगी। हमें एप्लीकेशन फाइल से मतलब है तो आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ITR 2 में 4 हेड्स कवर होते हैं। एक सैलरी से रिलेटेड इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, कैपिटल गेन से रिलेटेड एंड अदर सोर्सेज से रिलेटेड। बिजनेस एंड प्रोफेशन ITR 3 में कवर होता है, तो वो इससे भी बड़ा रिटर्न होता है, उसमें सारे हेड्स कवर रहते हैं। यूटिलिटी ओपन हो जाएगी, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है, बट ये जो रिटर्न वाला टैब है इसमें आप रिटर्न फाइल करेंगे और जब आप रिटर्न फिल करके यूटिलिटी को बंद कर देंगे, अभी आपने हाफ फिल्ड रखी है, तो जब आप फिर से यूटिलिटी ओपन करेंगे तो वो ही आपको ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न में सारी रिटर्न्स जितनी भी आपने रिटर्न्स इस यूटिलिटी के थ्रू भरी होगी वो सब मिल जाएगी। तो ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न में आपकी सेव्ड यूटिलिटी रहती है। तो फाइल रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद तीन ऑप्शंस होते हैं। डाउनलोड प्रीफिल डेटा, जो अभी हमने डाउनलोड प्रोसीजर देखा, आप यहाँ से भी यूटिलिटी ओपन करने के बाद डाउनलोड प्रीफिल डेटा पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वो इनकम टैक्स साइट पे ही डायरेक्ट करेंगे। इंपोर्ट प्रीफिल डेटा, अभी हमने जब डाउनलोड किया जेसन फाइल तो आपको इंपोर्ट प्रीफिल डेटा पे क्लिक करके ही इंपोर्ट करना है वो जेसन फाइल। और इंपोर्ट ड्राफ्ट ITR फिल्ड इन ऑनलाइन मोड और इंपोर्ट जेसन जनरेटेड फ्रॉम एक्सेल HTML यूटिलिटी, इसमें जो आपकी ऑलरेडी फिल्ड ITR होगी उसकी जो जेसन फाइल होगी वो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी फिल्ड रहती है। फॉर एग्जांपल जब आपकी लास्ट ईयर से रिलेटेड अगर बात करें, लास्ट ईयर आपने जेसन अपलोड की होगी, उसको अगर आपको डाउनलोड करके इंपोर्ट करनी है कि हमने क्या फिल किया था उस जेसन में, क्या क्या डिटेल्स हैं, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन वो जेसन फाइल इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट प्रीफिल डेटा पे अभी मैं क्लिक करूँ क्योंकि अभी हम रिटर्न फाइल करना सीख रहे हैं। आपको यहाँ पैन नंबर देना है,
अटैच फाइल पे क्लिक करके जहां अभी आपने जेसन फाइल सेव की है, जो हमने डाउनलोड की थी प्रीफिल्ड, वो ओपन करनी है एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद वो आपसे स्टेटस पूछेगा, इंडिविजुअल है, एचओएफ है या अदर्स है। आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है और फिर आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है। अभी हम आईटीआर 2 देख रहे हैं, तो आईटीआर 2 इंडिविजुअल और एचओएफ फाइल कर सकते हैं जिनकी इनकम अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन हो। आईटीआर 1 का जब मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख होनी चाहिए, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम और अदर सोर्सेस से होनी चाहिए। और अगर एग्जेम्प्ट इनकम है तो एग्जेम्प्ट इनकम भी 5,000 तक होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। बट अगर आपकी टोटल इनकम ही 50 लाख को क्रॉस कर जाए तो फिर आईटीआर 2 फिल करना है। वैसे एग्जेम्प्ट इनकम आपकी 5,000 से अबव है तो आपको आईटीआर 2 फिल करना रहेगा। आपकी कैपिटल गेन से इनकम है तो आपको आईटीआर 2 फिल करना है। आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा। ये कुछ कंडीशंस है जिसमें आईटीआर 2 एप्लीकेबल रहेगा। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। क्या आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, जो कि 2,50,000 है, तो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। या फिर आप 7 प्रोविजन टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में फॉल करते हैं, मतलब कि आपने डिपॉजिट किया है करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा पैसे, या फिर आपने फॉरेन कंट्री ट्रैवल से रिलेटेड एक्सपेंडिचर इनकर किया है एक बार में या एग्रीगेट पूरे साल में, और वो अमाउंट है वो 2 लाख से ज्यादा का है, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्यों है आईटीआर फाइल करना, ये भी मैंने इससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो बनाया है। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी। फिर अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो कि अमाउंट होता है 1 लाख से ज्यादा का, तो आपको कंपलसरी है रिटर्न फाइल करना। इसके बाद फाइनेंशियल 21-22 में एक नया कंडीशन ऐड करा है, क्लॉज 4 ऑफ 7 प्रोविजन टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, जिसको रिसेंटली अप्रैल में ही नोटिफाई किया है। उसमें भी बताया गया है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम का जो टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीट है या सेल्स है, ये 60 लाख को क्रॉस करती है तो आपको कंपलसरी है रिटर्न फाइल करना। वैसे ही प्रोफेशनल के लिए है, अगर उनका टर्नओवर ग्रॉस रिसीट 10 लाख को एक्सीड करती है तो आप कंपलसरी है रिटर्न फाइल करना। या सेविंग बैंक में डिपॉजिट किया है तब है आपका कंपलसरी रिटर्न फाइल करना। टीडीएस टीसीएस डिडक्ट हुआ है जिसका 25,000 से ज्यादा अमाउंट है तो आपको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना। तो ये कुछ कंडीशंस है, अगर उसके तहत आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर रिफंड है तो रिफंड अदर में फॉल करेगा तो आपको अदर्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके जो भी एप्लीकेबल शेड्यूल्स हैं वो सिलेक्ट करना है। जनरल में तो दोनों ही आपके कंपलसरी शेड्यूल्स हैं। इनकम में जब आप देखेंगे तो इनकम में सैलरी, अगर आपकी सैलरी इनकम है तो शेड्यूल सैलरी सिलेक्ट करें। हाउस प्रॉपर्टी से है तो आप हाउस प्रॉपर्टी सिलेक्ट करें। अभी डिटेल वीडियो मैं बना रही हूँ, इस वजह से मैं सारे हेड सिलेक्ट कर रही हूँ। कैपिटल गेन से रिलेटेड है तो आप कैपिटल गेन शेड्यूल सिलेक्ट करें। अदर सोर्स से रिलेटेड इनकम है तो आप अदर सोर्सेस सिलेक्ट करें। अगर आपके माइनर चाइल्ड है उसकी इनकम है, जो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होता है कुछ कुछ केस में, उससे रिलेटेड आपके क्लब्ड इनकम है आपके कंप्यूटेशन में, तो आपको शेड्यूल एसपीआई स्पेसिफाइड पर्संस इनकम भी बताना पड़ेगा। फिर अगर आपकी कोई स्पेशल इनकम से टैक्स लगता है, जैसे कैपिटल गेन की बात करें, कैपिटल गेन है तो स्पेशल इनकम शेड्यूल की जरूरत आपको पड़ेगी क्योंकि उसमें डिफरेंट तरीके से टैक्स लगता है, तो ये आप सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। इसके बाद आता है डिडक्शन। डिडक्शन आपके जो भी एप्लीकेबल हैं, जैसे एटीजी, अगर आपके केस में डोनेशन है तो एटीजी शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। एटीजीजीए है साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, अगर आप डोनेशन देते हैं तो उस पे। अगर
इससे रिलेटेड आपके डिडक्शन है तो आप 80 GGA सिलेक्ट करें। 80D मेडिकल क्लेम से रिलेटेड आपके डिडक्शन है, आपने प्रीमियम पे किया है तो 80D की जरूरत है। वैसे 80C, 80CCD, 80E, इन सबसे चैप्टर 6 से रिलेटेड कोई डिडक्शन है तो आपको 6 से सिलेक्ट करना है। ये हो गए डिडक्शन के शेड्यूल्स। अब टैक्स के देखते हैं। टैक्स में दो शेड्यूल्स हैं। एक है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ये मैंडेटरी शेड्यूल है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स भी मैंडेटरी है। शेड्यूल आईटी में डिटेल ऑफ टैक्स पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाती है। जैसे कि आपने अगर एडवांस टैक्स जमा किया होगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 तो एडवांस टैक्स की डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी। वैसे ही सेल्फ असेसमेंट टैक्स अभी आपने अप्रैल में जमा कर दिया होगा तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स, या वाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न कोई टैक्स पेबल आता है तो दैट विल बी टर्म्ड एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो उसके लिए भी शेड्यूल आईटी की जरूरत पड़ेगी। शेड्यूल टीडीएस में अगर आपकी सैलरी से कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है या फिर अदर सोर्सेज या रेंट से रिलेटेड टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको शेड्यूल टीडीएस को सिलेक्ट करना है। वैसे अगर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है आपके केस में, आपने कोई परचेज किया ज्वेलरी, मोटर व्हीकल, आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो आपको टीसीएस शेड्यूल में बताना है। वैसे एक नया इसॉप करके शेड्यूल आया है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स डेफर्ड रिलेटेड टू इनकम ऑन परक्विसिट रेफर टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 6 रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। अगर आपको इसॉप मिले हैं और इसॉप आपने एक्सरसाइज किया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको इसॉप से रिलेटेड कोई डाउट है, आपको उसमें डिटेल वीडियो चाहिए कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है जब वेस्ट होते हैं, जब एक्सरसाइज होते हैं, जब आप शेयर सेल करते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो इसॉप अगर किसी एम्प्लॉय को मिला है और उन्हें फाइनेंशियल 21-22 में एक्सरसाइज करी ऑप्शन, उनको शेयर्स मिले हैं तो वो परक्विसिट माने जाएंगे। तो परक्विसिट की जो डिटेल है वो आपको इसॉप शेड्यूल में डिस्क्लोज करनी है। अदर शेड्यूल्स हैं जो उसमें भी कुछ कुछ मैंडेटरी है, जैसे CYLA, BFLA, CFL, ये सब लॉसेस से रिलेटेड है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, कैरी फॉरवर्ड आपको करना है, सेट ऑफ करना है, तो इनसे रिलेटेड आपको शेड्यूल CYLA, BFLA एंड CFL की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आप रेसिडेंट हैं और फॉरेन एसेट्स हैं आपके पास, फॉरेन में आपके कोई अकाउंट आपने होल्ड करके रखा है, डीमैट अकाउंट है, शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, तो उसका डिस्क्लोजर मैंडेटरी है फॉर रेसिडेंट। तो शेड्यूल फॉरेन एसेट में आपको फॉरेन एसेट की डिटेल डिस्क्लोज करनी है और ये एप्लीकेबल किनको है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को। नेक्स्ट है AMT शेड्यूल। इंडिविजुअल्स के केस में, अदर देन कंपनीज के केस में, कंपनी के केस में एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स करके प्रोविजन होता है इनकम टैक्स में कि अगर आपका टैक्स नहीं बन रहा है कंपनी का तो मिनिमम तो उनको बुक प्रॉफिट में टैक्स देना पड़ता है। वैसे ही इंडिविजुअल के केस में, HF के केस में भी ये लेकर आए हैं AMT। AMT इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अगर आपका नॉर्मल इनकम टैक्स कम आता है तो AMT अप्लाई हो सकता है, तो इसलिए AMT और AMT अगर अप्लाई होता है तो वो उसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा इन फ्यूचर, जब आप इनकम टैक्स पे करेंगे इन फ्यूचर तो ये जो आपने आज AMT के बेसिस पे टैक्स पे किया है तो उसका क्रेडिट मिलता है। ये पूरा गवर्न करता है 115JC और JD से रिलेटेड। इसमें भी आपके कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। AMT अप्लाई हो रहा है या AMT क्रेडिट है तो आपको इन दोनों शेड्यूल की जरूरत पड़ेगी। लास्ट जो है वो है शेड्यूल एसेट्स एंड लायबिलिटी। अगर जिनकी टोटल इनकम, जिन असेसीज की टोटल इनकम मोर देन 50 lakhs है, उनके लिए ये शेड्यूल कंपलसरी है एसेट्स एंड लायबिलिटी की। तो ये थे अपने शेड्यूल्स की डिटेल। आज हम जनरल और इनकम शेड्यूल को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिडक्शन, टैक्स एंड अदर्स से रिलेटेड कवर करूंगी। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, आप अगर आंसर करना चाहते हैं तो आसानी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप न्यू टैक्स रेजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 115 BAC। तो फाइनेंशियल 2021 से लोअर टैक्स रेट आया है, एक नया रिजीम आया है। अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो आपको कुछ कुछ डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे। तो आपको
सबसे पहले क्या करना है, रिटर्न भरने से पहले आपको कंप्यूटेशन बनाना है कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है या ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, एंड अकॉर्डिंगली आपको यस या नो पे क्लिक करना है। इसके बाद सैलरी एग्जेम्पशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप यहाँ पर आंसर कर देंगे तो जो शेड्यूल सैलरी है वो आपकी ऑटोमेटिकली फिल होती जाएगी। फर्स्ट है, अगर आपने कॉस्ट ऑफ ट्रैवल से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है, उस रिलेटेड कुछ एग्जेम्पशन है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म, तो आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो। ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, आपके फॉर्म 16 से। आप फॉर्म 16 के जो पार्ट बी है वो जरूर एम्प्लॉयर से लीजिए और देन आप ये शेड्यूल भर सकेंगे। वहां पर भी सेक्शन वाइज ही डिडक्शन बताया जाता है, तो दैट विल हेल्प यू टू फिल दीज क्वेश्चंस। Are you eligible to claim exemption in respect of special compensatory allowance, children education allowance, hostel allowance? अगर आपके एम्प्लॉयर ने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको दिया है तो आप यस करें और अमाउंट बताएं कि कितना है। अगर हाउस रेंट अलाउंस आपको मिला है, एचआरए मिला है, उसका एग्जेम्पशन है, तो आपको यस करके अमाउंट बताना होगा। लीव ट्रैवल अलाउंस है अगर आपके केस में, तो आपको यस करके अमाउंट बताना होगा। अगर कोई और एग्जेम्पशन है तो आपको यस करके बताना पड़ेगा अमाउंट। तो दीज आर दी बेसिक क्वेश्चन ऑफ सैलरी एग्जेम्पशन। इसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिडक्शन से रिलेटेड वो पूछते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स एलआईसी और पीपीएफ एंड और 5 ईयर टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट? बेसिकली एटीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एटीसी के अगर कोई आपके डिडक्शन है तो आप यस करके अमाउंट बता दें। Are you eligible to claim deduction under Section 80 CCD subsection 2 contribution to pension scheme of central government by employer? इससे रिलेटेड जो नेशनल पेंशन स्कीम से रिलेटेड जो डिडक्शन है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं आई में दे दूंगी। अगर आपका ये अमाउंट का डिडक्शन है तो आप यस करके अमाउंट बताएं। 80D से रिलेटेड है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है सेल्फ के लिए या आपके पेरेंट्स के लिए, तो आपको यस करके अमाउंट बताना है। एजुकेशन लोन लिया है और उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप एज अ डिडक्शन उसको क्लेम कर सकते हैं, आप यस करके अमाउंट बताएं। एटीजी डोनेशन आपने किया है तो आपको यस करके अमाउंट बताना है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो जनरली कोविड के बाद से एक दिन की सैलरी डिडक्ट होती है एंड वो कंट्रीब्यूट होती है टू पीएम रिलीफ फंड, तो आपको यस करके वो अमाउंट बताना है। एंड जब हम डिडक्शन वाला शेड्यूल देखेंगे तो वहां आपको डिटेल बताना पड़ेगा कि डोनी का पैन क्या है, एड्रेस क्या है, यहाँ से अमाउंट आप बताएंगे। 80 GG है से रिलेटेड है आपका, अगर आपको एचआरए नहीं मिलता है बट आप रेंट पे करते हैं और उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, तो आप अमाउंट बताएं यहाँ पर। 80 GG से रिलेटेड आपका कोई डिडक्शन है, मतलब आपने डोनेशन किया है साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप वो डोनेशन 80 GG में क्लेम कर सकते हैं। ये सारे जो डिडक्शंस मैं आपको बता रही हूँ इन सबकी प्रॉपर रिसीट होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई और है आपके तो आप यहाँ पर यस करके अमाउंट बताएं। अब ये आपका रिटर्न ओपन हो जाएगा। रिटर्न में सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन है, पार्ट ए। पार्ट ए में जो आपके बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तो ऑलरेडी फिल्ड होगी क्योंकि प्री फिल्ड डेटा से हमने लिया है, और जो आपके इनकम टैक्स पोर्टल में इंफॉर्मेशन है वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी। तो आपको कुछ चीज चेंज करनी है इंफॉर्मेशन, तो आपको सबसे पहले पोर्टल में प्रोफाइल में जाके चेंज करना है एंड देन अगेन आप फिर डाउनलोड करेंगे प्री फिल्ड डेटा। फाइलिंग स्टेटस में आपको 139 सबसेक्शन 1 सेलेक्ट करना है। अगर आप बिफोर ड्यू डेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो 139 सबसेक्शन 5। ड्यू डेट जब खत्म हो जाएगी, जुलाई है अभी फिलहाल के लिए, तो आपका ये जो सेक्शन है ये विजिबल हो जाएगा। दिस इज रिलेटेड टू बिलेटेड रिटर्न। हमने बेसिक क्वेश्चंस को पहले आंसर कर लिया था इसलिए ये सब फील्ड है। आपको रेसिडेंशियल स्टेटस आपको बताना है, आप रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और क्यों है, रीजन।
अगर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फाइल कर रहे हैं तो आपको यस करना है। डायरेक्टरशिप है आपकी किसी कंपनी में तो आपको यस करके वो कंपनी की डिटेल बतानी है। आपने किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करके रखे हैं तो आपको यस करके डिटेल बताना है, अगर मीन्स आप शेयर होल्डर हैं तो। बैंक डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। ऐसे आपका फर्स्ट पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है शेड्यूल सैलरी। शेड्यूल सैलरी में आपको ग्रॉस सैलरी में ऐड अनदर सैलरी पे क्लिक करना है। आईटीआर 2 में आपको एम्प्लॉयर की डिटेल्स भी बतानी पड़ती है। आईटीआर 1 में सिर्फ सैलरी अमाउंट बताना रहता है, बट आईटीआर 2 में नेम ऑफ द एम्प्लॉयर टैन कंपलसरी नहीं है। अगर एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया है तो फिर कंपलसरी है। एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, टाउन, सिटी, स्टेट, पिन कोड, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब सिलेक्ट करना कंपलसरी है। इसके बाद आपके सेक्शन 71 के जो ब्रेकअप है, सैलरी का जो ब्रेकअप है उसको आपको बताना है। वो सब पार्ट बी में आपके होगा। नेचर ऑफ सैलरी में ग्रॉस बेसिक सैलरी कितनी है, डियरनेस अलाउंस कितना है, कन्वेंस अलाउंस कितना है, एचआरए कितना है, ये आपको एक एक सिलेक्ट करना है और अमाउंट बताना है। लीव ट्रैवल अलाउंस कितना है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना है, ये सब जब आप बताएंगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी कंप्यूट होती जाएगी। उसके बाद परक्विसिट्स, अगर आपने ईसॉप लिया है, आपको कोई परक्विसिट मिला है तो आपको 17(2) यहाँ पर नेचर ऑफ परक्विसिट में सिलेक्ट करके डिटेल बताना है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है अगर आपके फॉर्म 16 में, तो आप उसको भी, उस अमाउंट को भी बताएंगे। अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन किया है आपने फॉरेन में, ये इसी साल से अप्लाई होता है, सेक्शन 89A। अगर कुछ नोटिफाइड कंट्री में आपके रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन है तो आपको उससे इनकम अगर जनरेट हुई है तो आपको डी पॉइंट में अमाउंट बताना है। वैसे ही इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन कंट्री अदर देन नोटिफाइड कंट्री, अदर देन नोटिफाइड कंट्री में आपने अकाउंट मेंटेन किया और इनकम जनरेट हो रही है तो आपको ई में बताना है। ये सबसे रिलेटेड जब आप इंफॉर्मेशन बताएंगे तो ग्रॉस सैलरी कंप्यूट होगी। आप ये याद रखिए, अभी हमने अलाउंस कहीं पे भी नहीं बताया, सिर्फ ब्रेकअप बता रहे हैं ग्रॉस सैलरी का, ऐड होती जा रही है आपकी टोटल सैलरी। इसके बाद जो सैलरी से डिडक्शंस है वो आपको बताना है कहाँ पर, अलाउंस टू एक्सटेंड एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 में। यहाँ पर आपको ऐड अनदर करके सारे डिडक्शन, एचआरए है, अगर आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, ये सारी चीजें आपको थर्ड पॉइंट पे बतानी है। फिर आपको आपकी नेट सैलरी आ जाएगी। एंड अगर कोई 16 के डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको मिलेगा ही, फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस है अगर 16(2) में, या प्रोफेशनल टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर बताएंगे। तो आपकी जो नेट चार्ज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी है वो आ जाएगी। ये आपके फॉर्म 16 से अमाउंट मैच होना चाहिए। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल बता सकते हैं। आपको सिर्फ ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। एड्रेस आपको बताना है प्रॉपर्टी का, टाउन, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल्फ है आप, माइनर ओनर है, स्पाउस है, अदर्स, ये सारी चीजें आपको सिलेक्ट करनी है। कौन है तो आपको अकॉर्डिंगली परसेंटेज बताना है। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वो सिर्फ इंटरेस्ट पेबल वाला कॉलम ओपन करेंगे, और अगर कोई अरियर या अनरियलाइज रेंट रिसीव हुआ है तो आपको वो बताना है। लेट आउट है तो आपको टेनेंट की डिटेल बतानी है, नेम ऑफ द टेनेंट, पैन, आधार, ये सारी चीजें बतानी है। ग्रॉस रेंट कितना आपको रिसीव हुआ है, टैक्स कितना आपने लोकल अथॉरिटी को पे किया, क्योंकि लेट आउट होता है, इनकम होगी तो म्यूनिसिपल टैक्स आप माइनस कर पाएंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी तो इनकम होगी नहीं तो आप म्यूनिसिपल टैक्स माइनस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटीज का भी कॉलम एक्टिवेटेड है। इसके बाद अगर आपने इंटरेस्ट होम लोन लेके रखा है और इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं तो आप इंटरेस्ट अमाउंट भी बता सकते हैं।
और लेट आउट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, तो डीम लेट आउट प्रोविजन अप्लाई होगा। उसमें भी आपको रेंट अमाउंट बताना है कि अगर लेट आउट होता तो कितना रिसीवेबल हो सकता था। आप लोकल अथॉरिटी को आपने जो टैक्स पे किया वो भी आप माइनस कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये सारी चीजें आप नॉर्मली क्लेम कर सकते हैं डीम लेट आउट पे। तो एक से ज्यादा आप प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन आईटीआर 2 में बता सकते हैं। आईटीआर 1 में सिर्फ एक प्रॉपर्टी रिलेटेड ही बताई जाती है। अब हम आते हैं कैपिटल गेन शेड्यूल में। कैपिटल गेन शेड्यूल में जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि किस टाइप का आपने कैपिटल एसेट सेल किया है जिसके कारण आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ है। लैंड और बिल्डिंग और बोथ, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है, इक्विटी शेयर्स में आपने डील करे हैं। इसमें भी दो पॉइंट्स हैं। अगर इंडिविजुअल जब डील करते हैं तो इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 112 ए सिलेक्ट करना है। बट अगर एफआईआई है, फॉरेन इन्वेस्ट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, उनने इक्विटी शेयर्स बेचे, उनको कैपिटल गेन हो रहा है, तो आपको सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करना है, इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 11 ए और 115 ए डी 1 2। इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफी लोगों ने लास्ट टाइम 115 AD1 सबसेक्शन 2 में इनकम शो करी थी, जबकि ये FII को अप्लाई होता है। अगर शॉर्ट टर्म है कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स तो 111A अप्लाई होता है, लॉन्ग टर्म है तो 112A अप्लाई होता है। इसका आपको ध्यान रखना है। बॉन्ड्स या डिबेंचर्स सेल करके कैपिटल गेन अराइज हो रहा है तो आपको वो पॉइंट सिलेक्ट करना है। From sale of listed security other than a unit or zero coupon bonds where provision under section 112 subsection 1 is applicable। आपको कोई भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फिल कर रहे हैं, जब ये सेक्शन की बात आती है तो आपको जरूर ध्यान देना कि ये सेक्शन एक बार पढ़ लें तभी आप सिलेक्ट करें, अदरवाइज नहीं करें। आप कंसल्टेंट से पूछ लें। फॉर सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल अबव लिस्टेड आइटम, ये कब सिलेक्ट करना है? जब आपका इक्विटी शेयर से रिलेटेड नहीं है कैपिटल गेन, आपके डेट इक्विटी शेयर डेट शेयर से है, सेल करके आपने कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, तो आपको फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल द अबव लिस्टेड आइटम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अमाउंट डीम टू बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पास थ्रू इनकम लॉस इन नेचर ऑफ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर कुछ पास थ्रू इनकम है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। DTAA अगर अप्लाई हो रहा है फ्रॉम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आपको लास्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो ये जो टाइप है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। अभी मैं आपको शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर्स वाला सिलेक्ट करके बता रही हूँ। अब यहाँ पर जाके वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अप्लाई होता है। अब आप FII नहीं है इसलिए उनने ये फ्रीज कर दिया है। लास्ट लास्ट टाइम तक ये फ्रीज नहीं था, इसलिए काफी लोगों ने यहीं पर ही बताया इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो आपने इक्विटी शेयर सेल किए हैं, आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताना है, कब आपने परचेज किया था वो कॉस्ट बतानी है, और ऑटोमेटिकली कैपिटल गेन कंप्यूट हो जाएगा। जब आप इंफॉर्मेशन से डालेंगे शॉर्ट टर्म की, लॉन्ग टर्म की, या आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम अगेंस्ट कैपिटल गेन, जब आप प्रॉपर्टी
सेल करते हैं तो हम डिडक्शन क्लेम करते हैं 54 के, तो उससे रिलेटेड आपको डी पॉइंट में इंफॉर्मेशन बताना है, कब वो प्रॉपर्टी ली थी, सेट ऑफ करेंट ईयर कैपिटल गेन विथ करेंट ईयर कैपिटल गेन, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली फिल्ड अप होंगी जब आप ऊपर प्रॉपरली इंफॉर्मेशन बताएंगे। और अगर कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल और रिसीट ऑफ कैपिटल गेन हुआ है तो आपको एफ पॉइंट में बताना है, ये कंपलसरी है। और इसमें क्या बताना है, अमाउंट जितना भी आपको रिसीव हुआ है कैपिटल गेन, वो अमाउंट। वैसे ही जब हम मैं 112A की बात करूं तो 112A से रिलेटेड एक सेपरेट शेड्यूल भी ओपन हो जाता है। ऐड एंड अदर पे जब आप क्लिक करेंगे, व्यू शेड्यूल 112A पे क्लिक करना है आपको। यहाँ आप CSV टेम्पलेट भी फिल कर सकते हैं और ऐड डिटेल करके आपको यहाँ पर ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 जो आपने एक्वायर करे थे शेयर्स और वो आप अभी बेच रहे हो तो उसकी डिटेल आपको बतानी है। जब आप ऑन और बिफोर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ISIN कोड भी बताना है, नेम ऑफ शेयर्स कौन से हैं। जब आप ISIN सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ नेम ऑफ शेयर्स भी आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स और यूनिट कितने उस टाइम लिए थे और अभी आप बेच रहे हो, सेल प्राइस क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू एज पर शेयर और यूनिट एज ऑन 31 जनवरी 2018 क्या है। ये कहाँ से पता चलेगा, जो आपको स्टेटमेंट कैपिटल गेन रिपोर्ट मिली होगी ना, वहां पर आजकल सारे ब्रोकर्स ग्रैंडफादर रूल के हिसाब से ही कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं। तो ग्रैंडफादर रूल कंप्यूट करने के लिए आपको फेयर मार्केट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी एज ऑन 31 जनवरी 2018, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट से मिल जाएगी। एक्सपेंडिचर अगर कोई इनकर किया है ट्रांसफर से रिलेटेड तो आप वो बताएं। अगर आपने 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदे हैं शेयर्स और वो बेच रहे हैं अभी, तो फिर तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताना है। नंबर ऑफ यूनिट्स की कोई जरूरत नहीं है, टोटालिटी में इंफॉर्मेशन जाएगी। एक्चुअली 31 जनवरी 2018 के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करने का थोड़ा सा प्रोविजन चेंज हो चुका है। पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या इक्विटी शेयर्स थे वो एग्जाम थे, बट अब वो लिमिट कर दिया 1 लाख रुपीज तक, तो कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होता है, कैपिटल गेन अमाउंट 1 लाख रुपीज तक एग्जाम्प्ट होता है। बट उसके बाद अगर कोई कैपिटल गेन है तो उसमें टैक्स लगता है। तो ये था कैपिटल गेन से रिलेटेड। अब हम अदर सोर्सेज शेड्यूल देखते हैं। अदर सोर्सेज में आपको इसमें भी कुछ फाइनेंशियल 21-22 में चीजें ऐड हुई हैं, सिर्फ प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड अभी हम देखते हैं। यूटिलिटी लोड होने में टाइम लगती है। ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट। नेचर ऑफ इनकम में आपको बताना है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट है, इनकम ऑफ नेचर रेफर्ड टू इन सेक्शन 56 टू 10 विच इज चार्जेबल टैक्स। अगर 56(2) का कोई इनकम है, अगर कुछ आपको कंसिडरेशन या कुछ प्रॉपर्टी मिली है विदाउट कंसिडरेशन या कैश मिला है मोर देन 50, एनी अदर इनकम प्लीज स्पेसिफाई, तो आपको नेचर ऑफ इनकम सेलेक्ट करके यहाँ पर अमाउंट बताना है। जो हमने अभी इनकम बताएंगे नॉर्मल एप्लीकेबल रेट से, अब हमें स्पेशल रेट से रिलेटेड इनकम बतानी है।
कुछ ऐसी अदर सोर्सेज की इनकम है जो स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा, तो आपको पॉइंट 2 में डिस्क्लोज करना है। जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड विड्रॉ करा है, एनी अदर इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट है, या DTAA अप्लाई हो रहा है, अमाउंट इंक्लूडेड इन 1 and 2 above विच इज चार्जेबल टू स्पेशल रेट, तो आपको वो बताना है। जो इनकम आपने बताई है उससे रिलेटेड आप एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 57। आप डिडक्शंस यहाँ क्लेम कर सकते हैं अगर जो इनकम आपने अभी बताई है। ऐसे आपकी नेट इनकम कंप्यूट हो जाएगी। जो आप डिविडेंड इनकम बताएंगे फर्स्ट पॉइंट में, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन कब कब रिसीव हुए, किस क्वार्टर में हुई है, वो आपको बताना है। इनकम बाय विनिंग, वे ऑफ विनिंग और फ्रॉम लॉटरी, इनसे भी रिलेटेड डिविडेंड जो आपने डिस्क्लोज किया है वो, और DTAA से रिलेटेड अगर कोई डिविडेंड मिला है मतलब फॉरेन शेयर से रिलेटेड, तो आपको वो भी बताना है कि DTAA रेट के हिसाब से कितना डिविडेंड है। इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अगर आपको मिला है तो आपको वो भी बताना है क्वार्टर वाइज। मतलब बेसिकली आपकी जो ऊपर इनकम आपने जितनी भी बताई है वो यहाँ पर आपको क्वार्टर वाइज बतानी है। अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सारी इनकम से रिलेटेड, अदर सोर्सेज में सारी इनकम से रिलेटेड ही क्वार्टर वाइज डिटेल मांग रहे हैं। लास्ट ईयर तक सिर्फ डिविडेंड से रिलेटेड थी और DTA फॉरेन डिविडेंड से रिलेटेड इनकम थी। तो ये हमारे शेड्यूल्स थे इनकम से रिलेटेड। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको CYLA से रिलेटेड बताऊंगी, BFLA, CFL एंड डिडक्शंस, ये सब हम कवर करेंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे आपको ऐसी एजुकेशन वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।